हेलो एवरीवन। हम 8th स्टैंडर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आपको पता है, जब पहले संचार के कोई और साधन नहीं थे, उस समय चिट्ठियाँ जो है, पत्र जो है, वो संचार का एक महत्वपूर्ण साधन था और अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। लोग दूर बैठे व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का उपयोग करते थे। तो चलिए पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र क्या होता है, हम जब लिखते हैं तो फीलिंग जो होती है हमारी, वो जब सामने वाला पत्र पढ़ता है तो उस फीलिंग को महसूस कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को देखो, उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज़, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकाने तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारी, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार क्या है? टेलीग्राम जिसे हम कहते हैं। आपको पता है, पत्र तो कहीं पर पहुंचने में 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी बात किसी के पास जल्दी से पहुंचानी होती है, दूर बैठे व्यक्ति तक जल्दी से पहुंचा सकते हैं। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आपको पता है, आपके हिंदी व्याकरण में आपको पत्र लेखन सिखाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम पत्र लेखन तो कम हो गया, हम लोग मोबाइल पर ईमेल से, एसएमएस से हम लोग अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के जो वे हैं और गवर्नमेंट का जो कहीं आदान प्रदान है किसी बात का, वो पत्र लेखन के माध्यम से ही होता है। यानी बिजनेस के लिए पोस्ट का यूज़ बढ़ रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई भी है या किसी के लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते, पर अब वह बात नहीं है।
परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी को घटा दिया। पहले पत्र पहुंचने में टाइम लगता था, आज फ्लाइट वगैरह हो गई है तो दूर बैठे व्यक्ति तक भी पत्र जल्दी से पहुंच जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। पहले के लोगों की जो चिट्ठियाँ थी या कोई कविता थी या कोई और चीज़ थी, आज वो हमारे लिए बड़ी उपयोगी हो चुकी हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा कैसे मिलती। इंदिरा गांधी को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा और उनका वो पत्र इतना प्रेरणादायी था कि आज भी हमारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। उस समय के जो पत्र लेखन थे उससे हमें उस समय की बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। उस समय का जो सामाजिक था, व्यवहार था, वो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। भारत में आज़ादी के संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। ज़मीनी मजबूती यानी लोग इसमें दिल से जुड़े हुए थे, केवल दिखाने के लिए या सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे मन भाव से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते। आपको पता है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो जिसको हम पत्र सेंड कर रहे हैं उसका हमें पूरा एड्रेस लिखना है, लेकिन महात्मा गांधी उस समय इतने पॉपुलर थे कि वर्ल्ड में कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर उनको पत्र लिखना चाहता तो सिर्फ क्या लिखता था, एड्रेस की जगह महात्मा गांधी इंडिया, और वो पत्र महात्मा गांधी के पास पहुंच जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर जब पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे अपने बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था। मतलब कई लोगों के लिए तो वो पत्र इतने ज़्यादा उनके दिल से जुड़ गए थे कि उन्होंने क्या करा, जैसे हम कोई फ़ोटो फ्रेम करा के रखते हैं वैसे ही उन पत्रों को भी फ्रेम करा के रखा। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बता तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। यानी उन्हीं पत्रों का संकलन करके पुस्तकें बनाई हुई है। कहा जाता है
कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी मुंशी प्रेमचंद जो थे बहुत अच्छे लेखक थे और जब उनके प्रशंसक उन्हें पत्र लिखते तो वे वापस उनको बहुत अच्छी तरह से जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्र व्यवहार का संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी महात्मा गांधी ने नेहरू टैगोर को पत्र लिखा, वापस रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पत्र लिखा और उन पत्रों का संकलन करके और क्या बनाई गई है, बुक बनाई गई है महात्मा और कवि के नाम से, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसी की एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी लोग इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच भी जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। कहने का मतलब जहाँ और संचार का माध्यम नहीं पहुँच सकता, वहाँ पत्र के द्वारा आप दूसरों तक अपने संदेश पहुँचा सकते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देखो मनी ऑर्डर क्या होता है, जैसे किसी के जो गांव में कोई लोग रह रहे हैं, उनके घर का जो मुखिया है वो कहीं सर्विस करने या पैसा कमाने के लिए कहीं दूर गया है, तो वो अपने घर वाले को पोस्ट ऑफिस की एक सेवा है मनी ऑर्डर, उसके माध्यम से अपने घर वालों तक पैसा पहुंचा सकता है। तो ये थी अरविंद कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया एक पाठ जो अत्यंत ही सुंदर है और हमें इसे पढ़कर बहुत ही आनंद आया। ओके, गुड बाय।